सबको नमस्कार। आदरणीय जयप्रकाश जी दलाल साहब, हमारे मंत्री हरियाणा सरकार, और सिंबा साहब, सिन्हा साहब और सभी मीडिया के भाइयों और बहनों, भारत सरकार कृषि के क्षेत्र में और किसानों के लिए लगातार प्रयास कर रही है कि किसानों की इनकम बढ़े और किसान आत्मनिर्भर हों। और इसी दृष्टि से भारत सरकार ने कई स्कीमें प्रारंभ की है और वो स्कीम किसानों के कल्याण के लिए बनी है, जिसमें किसानों के लिए किसान सम्मान निधि का पैसा किसानों को दिया जा रहा है। हर 4 महीने में 2,000 रुपये, प्रतिवर्ष 6,000 रुपये, और ये लगभग किसानों को 1,85,000 करोड़ रुपये किसानों के खाते में गए हैं और लगभग 11.5 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का पैसा मिल रहा है। ऐसे ही किसानों के लिए 1,00,000 करोड़ रुपये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का भी प्रावधान किया है, जिसमें किसान बिना मोर्गेज के 2 करोड़ रुपये तक और 3% ब्याज की छूट के साथ में एग्रीकल्चर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए, जिसमें पॉली हाउस है, ग्रीन हाउस है, कोल्ड स्टोरेज है, वेयर हाउस है, शॉर्टिंग ग्रेडिंग की यूनिट लगा सके, इस दृष्टि से किसानों को 1,00,000 करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का भी प्रावधान किया है। और इसके साथ ही MSP है तो उसको भी हमें लागत से 1.5 गुना करने का काम किया। नई नई टेक्नोलॉजी को लाने का काम किया। ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग पहली बार देश के अंदर हुआ कि किसान ड्रोन के द्वारा पेस्टिसाइड का छिड़काव कर सकता है या खाद का वो छिड़काव कर सकता है, फर्टिलाइज़र का हो, और उसकी इमेजरी लेकर वो कितना उसमें उपयोग ले सकता है जितना उसके सेंसर सिस्टम से। तो नई तकनीकी के साथ में भी ड्रोन टेक्नोलॉजी को भी पहली बार प्रारंभ किया है। किसानों के लिए किसान रेलें भी प्रारंभ किए कि किसान अपने उत्पादन को पहुंचा सके सही समय पर, सही स्थान पर। ऐसे ही किसानों के लिए किसान उड़ान के तहत भी प्रारंभ की गई उड़ान भी। तो ये कुल मिलाकर इसी दिशा में किसानों के लिए और भी कई स्कीम्स हैं जिनके द्वारा किसानों को लाभ मिल रहा है। प्राकृतिक खेती है, उसकी दिशा के अंदर भी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए भी योजना बनी है, जिसमें किसान को सपोर्ट भी मिलता है। इसी तरह से 10,000 FPO बनाए जा रहे हैं देश में कि किसान, छोटे छोटे जो हमारे किसान हैं, उन छोटे किसानों को अधिक लाभ हो और वो मार्केट से जुड़े। उसके लिए 10,000 FPO बनाए जा रहे हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। उस FPO से वो किसान समूह बनाएगा और वो छोटे छोटे समूह से अपनी फसल के अंदर वो कौन सा उत्पादन पैदा करते हैं उसकी प्रोसेसिंग यूनिट भी लगा सकता है, सॉर्टिंग ग्रेडिंग की लगा सकता है, और साथ ही वो मार्केट से जुड़े। इसके लिए वो अपनी प्रोसेसिंग को मार्केट में अधिक रेट में कैसे अपनी फसल को उत्पादन और प्रोसेसिंग करके बेचे, इसके लिए FPO 10,000 बनाए जा रहे हैं, जिसमें अभी तक 5,000 FPO हिंदुस्तान में सब जगह बन चुके हैं। और ये FPO आने वाले कल में देश के किसानों के जीवन में परिवर्तन करने वाले होंगे। ये सही है कि कुछ FPO पहले बने थे, उन FPO को पहले सपोर्ट नहीं था, लेकिन अब जो 10,000 FPO बन रहे हैं उसमें किसानों के लिए उस FPO में 6,000 और 850 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान अलग से भी किया है। और साथ ही FPO को जो संचालन होगा उस FPO को हम 18 लाख रुपए सपोर्ट के तौर पर देते हैं और 15 लाख रुपए इक्विटी ग्रांट के तौर पर उनको FPO को अवेलेबल करवाते हैं। टोटल मिलाकर एक FPO को 33 लाख रुपए तक का सपोर्ट होता है। और FPO के अंदर 300 मेंबर कम से कम होना ज़रूरी है, जो मैदानी क्षेत्र है उसमें, और जो हिली क्षेत्र हैं उसके अंदर 100 मेंबर होना कम से कम अनिवार्य है। और ऐसे FPO लगातार बन रहे हैं और उसके अंदर CBBO का भी रखा है, जो FPO को गाइड करेगा। किसानों को ट्रेनिंग से लेकर कौन सी यूनिट लगानी है, कहाँ मार्केट में बेचना है उत्पादन, और उसकी DPR से लेकर और उसके बाद में उसके अकाउंट के लिए भी उसके अंदर CA का प्रावधान है। तो ऐसे CBBO का भी उनके ऊपर गठन किया गया है, जो उनको लगातार 3-5 साल तक उनको गाइड करेंगे
और गाइड करने के बाद में उनका काम समाप्त हो जाएगा और किसान अपने एफपीओ का संचालन करते हुए अपनी खुद की फसल को प्रोसेसिंग, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग करेगा और खुद मार्केट के अंदर अपने लेबल के साथ में, अपने ब्रांड के साथ में वो माल बेच पाएगा। तो इस दिशा के अंदर आज यहाँ पर ये रीजनल कॉन्फ्रेंस रखी है, जिसमें एफपीओ के भी प्रतिनिधि उपस्थित हैं और जो सीबीबीओ है उनके प्रतिनिधि भी उपस्थित हैं और दोनों को बीच में बिठाकर और कि उनके कौन सी समस्या है और कैसे उसका समाधान हो, इस दिशा के अंदर ये 4 राज्यों की आज यहाँ पर रीजनल कॉन्फ्रेंस है, जिसके अंदर हरियाणा भी है, पंजाब भी है और हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के साथ लद्दाख भी है। तो ऐसे रीजनल कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसके अंदर किसानों की जो बात आएगी उसके आधार पर हम आगे ये एफपीओ है वो धरातल पे उतरे, ताकि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि किसान की इनकम भी बढ़े और किसान आत्मनिर्भर बने, तो वो सपना निश्चित रूप से पूरा हो। इस दिशा के अंदर आज की ये रीजनल कॉन्फ्रेंस रखी गई है और लक्ष्य एक ही है कि किसान को आत्मनिर्भर बनाना है और उसको मजबूत करना है। सर, सीबीबीओ को आज आपने अपने संबोधन में काफ़ी तीखी हिदायतें भी दी हैं। क्या कुछ इस तरह की कंप्लेंट्स थी जो आप तक पहुंची थी या रूल्स जो बनाए गए उनका वायलेशन किसी तरह से हो रहा था? ऐसा है कि आपको इससे स्पष्ट हो जाता होगा कि प्रधानमंत्री जी ने कृषि का बजट भी बढ़ाया। पहले कृषि का बजट भी नहीं था, सिर्फ 23,000 करोड़ रुपए कृषि का बजट था देश पूरे का। लेकिन अब जब प्रधानमंत्री जी बने मोदी जी, उसके बाद में 2014 के बाद में कृषि का बजट है वो 1,32,000 करोड़ रुपए हो गया, यानी कि लगभग 6 गुना बढ़ा है। तो किसानों के लिए सारी इतनी सुविधाएं दी जा रही है, पैसा दिया जा रहा है, लेकिन सीबीबीओ को भी पैसा दिया जा रहा है। सीबीबीओ को एक एफपीओ का संचालन करने के लिए, गाइड करने के लिए, ट्रेनिंग के लिए 25 लाख रुपए 5 साल के देने का प्रावधान है। ऐसे एक सीबीबीओ को 25 एफपीओ देने का प्रावधान है कि 25 एफपीओ को संचालन करेगा वो, और हर एफपीओ का उसको 25 लाख रुपए देने का प्रावधान है और वो ईमानदारी के साथ में काम करें। पहले का आप और हम सब जानते हैं कल्चर रहा है कि कागज़ों के अंदर फॉर्मेलिटी करके और ऐसे जो एनजीओ या कंपनीज है जो ऐसे जो होते हैं वो करके और सिर्फ फॉर्मेलिटी करके और 6 महीने या जो जिनका टाइम पीरियड के अंदर वो अपना पैसा लेके और निकल जाते थे। और ऐसा अभी भी कुछ सीबीबीओ जैसा हमारे ज्ञान में, संज्ञान में आया, तो उसके बाद में मैंने पीछे जो बैठक हुई उसमें स्पष्ट कहा था, जयपुर की बैठक में भी, और आज भी उनको स्पष्ट कहा कि जो प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है, ईमानदारी के साथ में आप काम करके और किसानों का कल्याण करना हमारा लक्ष्य है। जो किसान छोटे छोटे किसान हैं, जिस उद्देश्य के लिए आपको यहाँ से सपोर्ट किया जा रहा है उसके लगाया, उस ईमानदारी के साथ में करें। और इसके लिए हमने ये भी कहा है कि जो ईमानदारी से काम करेगा, जो अच्छा काम करेगा, उसका प्रमोशन भी करेंगे, उनको अधिक एफपीओ देंगे, और जो अच्छा काम नहीं करेगा और जो काम के अंदर कोताही बरतेगा उसको हटाने का काम भी करेंगे। तो ये स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं है, ये हम स्पष्ट कह देना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी ने सुझाव दिए हैं दूध उत्पादन को लेकर हरियाणा में कि पैकेज करके उसको दिया जाए, झींगा मछली का भी उन्होंने सुझाव दिया, उसके बारे में क्या? नहीं, बहुत अच्छा सुझाव है माननीय दलाल साहब का कि किसान चाहे कोई भी हो, वो किसान है। आज चाहे फिशरीज़ का मछली पालन करने वाला हो, चाहे दूध पालन करने वाला हो, आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी ने अभी किसान सम्मान निधि का पैसा है, तो सम्मान निधि में भी उनको जोड़ा है, उनको भी किसान का दर्जा दिया है, उसमें भी उनको मिलता है किसान सम्मान निधि। वैसे ही केसीसी के अंदर भी हमने जो पशुपालक है या फिशरीज़ है उनको भी हमने केसीसी के अंदर जोड़ा है। किसान क्रेडिट कार्ड मिलता है उनको, पहले नहीं मिलता था, वो भी किसान की श्रेणी में आते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि जेपी दलाल साहब का अच्छा सुझाव है, इसके ऊपर सरकार विचार करेगी कि इसके ऊपर आगे आने वाले समय में इनका भी एफपीओ का गठन हो। और एफपीओ वैसे बना सकता है किसान, आज भी उनको सपोर्ट मिलता है उनके मंत्रालय के द्वारा, उनको किसानों को, क्योंकि फिशरीज और डेयरी का मंत्रालय अभी अलग बन चुका है, तो उसके ऊपर मंत्रालय के अंदर चर्चा भी चल रही है। और मुझे लगता है कि ज़रूर इसके ऊपर भारत सरकार आगे काम बढ़ के करेगी और किसानों के कल्याण का ही हमारा लक्ष्य है। सर, इस बार जो गेहूं का उत्पादन है आपका अनुमानित था 111 मीट्रिक टन, मगर हो रहा है 105 मीट्रिक टन, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा बाजार के ऊपर? ऐसा है कि उत्पादन का लक्ष्य निश्चित रूप से हमारा ये था और लगातार प्रयास भी हुए, और उसके बाद में ये जो उत्पादन कम हुआ तो उसका बाज़ार के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास में स्टॉक की कोई कमी नहीं है, पहले से ही सरप्लस है।
तो जितना आप सब जानते हैं कि पहले से ही अनाज उत्पादन के अंदर कोई कमी नहीं है, तो इसकी वजह से आज 2 साल से भारत सरकार लगातार, जब से कोरोना प्रारंभ हुआ है तब से किसान, आम जो गरीब व्यक्ति है उनको निःशुल्क खाद्य के तौर पर खाद्य सामग्री किसानों को या गांव गरीब व्यक्ति को दी जा रही है। 2 साल से दी जा रही है, तो स्टॉक है हमारे पास, इसके लिए कोई बाज़ार के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि किसानों को आने वाले समय इसका लाभ भी मिल सकता है, क्योंकि रेटें जिस तरह से आपने देखी है, और पंजाब ने तो इस समय आपने देखा होगा कि दूसरी जगह जहाँ रेटें मिल रही थी 2500-2700 रुपये गेहूँ के, और पंजाब के अंदर किस वजह से हुआ वो सब जानते हैं कि उनको किसानों को वो महसूस कर रहे हैं कि उस समय अगर हम रहते सही तो हो सकता। तो इसलिए कुल मिलाकर अभी इन पिछले कुछ दिनों के अंदर मैं देख रहा हूँ कि किसान को हर एग्रीकल्चर की जो फसल है उसमें किसान को लाभ अधिक मिल रहा है। तो किसान को लाभ मिलना और किसान मिले, इसके लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है कि किसान की इनकम बढ़े। गेहूं के निर्यात पर रोक लगाई है भारत सरकार ने, तो उसको कैसे देखते हैं? ऐसा है कि जैसी जैसी आवश्यकता होती है, G7 के देश विरोध भी कर रहे हैं गेहूं के निर्यात पे। हाँ, विरोध भी हो रहा है, देश में भी कई जगह विरोध हो रहा है। मैंने आपसे कहा ना कि जब जब जैसी आवश्यकता होती है कि एक्सपोर्ट कौन सा उत्पादन की करना चाहिए या इंपोर्ट किस समय करना चाहिए, इसके लिए बाकायदा देश की मॉनिटरिंग, उसके लिए कमेटी और मंत्रालय के द्वारा पूरा तय किया जाता है। और आज जैसे एक्सपोर्ट की आवश्यकता थी, हमारे पास सरप्लस था तो उसको किया, और अभी जैसे आपने कहा कि उत्पादन कम हुआ है आगे की देखते हुए, तो निश्चित रूप से इसके ऊपर प्रतिबंध ऊंचे भाव पर करेंगे हम। हाँ, हम सस्ते भाव पे क्यों दें दूसरी दुनिया को? बस हम चाहेंगे कि दुनिया को जरूरत है तो अच्छा भाव दे। राकेश टिकैत को किसान यूनियन से निकाला गया, तो उस पर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? देखो, मैं उनके बारे में, उनकी निजी मामला है, उनकी यूनियन से मुझे कोई सरोकार नहीं है। और मैं तो यही कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भी काम हो रहा है वो किसान के कल्याण में और किसान के लिए हो रहा है। और राजस्थान, हरियाणा की सरकार भी उसके अंदर बहुत अच्छा सपोर्ट कर रही है। हरियाणा सरकार जो भी भारत सरकार की योजना होती है उनको इम्प्लीमेंट करने के अंदर आज अग्रणी प्रदेशों के अंदर आ रही है। तो मैं हरियाणा सरकार को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, गटर साहब को और हमारे दलाल साहब को, कि कृषि के अंदर कई ऐसे जो केंद्र सरकार की योजना है जिसमें 1 नंबर के स्थान पर है। तो इससे मुझे लगता है कि हरियाणा सरकार से जो अच्छे काम कर रहे हैं उनको लेकर दूसरे प्रदेश भी उनसे प्रेरणा ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से हरियाणा के अंदर भी बहुत अच्छा काम कृषि के अंदर हुआ है और हो रहा है। सर, दिल्ली में सर, क्योंकि आप राजनीतिक सवाल कर रहे हैं, तो पानी को लेकर एक बार फिर से जो है वो जंग हरियाणा और दिल्ली के बीच में छिड़ गई है। आज भी दिल्ली के कई सारे जो क्षेत्र हैं वो प्रभावित हो रहे हैं, और एक बार फिर से आरोप लगाया जा रहा है कि हरियाणा वहाँ पर पानी नहीं छोड़ रहा है, यमुना का प्रॉपर पानी नहीं पहुँच रहा है, इस वजह से पीने के पानी की भी दिक्कत आ रही है। ऐसा है कि किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने देंगे। हरियाणा में सरकार है और दिल्ली की सरकार है, उनका अच्छा तालमेल है, और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये वैसे 2 राज्यों के विषय होता है, इसके अंदर राज्य मिलकर तय करते हैं। फिर भी ऐसे कहीं पर भी आती है तो केंद्र सरकार उसके अंदर इंटरव्यू करता है, और आवश्यकता पड़ेगी तो केंद्र सरकार इसकी समस्या का समाधान करने के लिए भी प्रयासरत रहेगी। कांग्रेस का चिंतन शिविर था राजस्थान में, जहाँ से आप खुद आते हैं, और वहाँ पे भी बड़ी स्थितियाँ गंभीर हैं कांग्रेस के लिए। क्या उस पर आप कैसे देखते ऐसा हैं है कांग्रेस कि को? अब कांग्रेस को देखा जाए तो प्रधानमंत्री जी ने एक बार कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत करना है, और वो अब स्पष्ट होता दिख रहा है। और कांग्रेस पूरे देश के अंदर देखा जाए तो अब गिनती के राज्य रह गए हैं, और इसके पीछे कारण है कि उनकी नीतियाँ, और उनकी नीतियाँ जिस तरह की रही उसकी वजह से जनता ने उनको नकार दिया। और राजस्थान में भी वही हो रहा है जो उनकी पहले की नीतियाँ थी, तुष्टिकरण की नीति। और राजस्थान के अंदर तुष्टिकरण की नीति का ये परिणाम हो रहा है कि वहाँ पर जो दंगा करने वाले लोग हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं, और ऐसे खुले घूमते हैं तब दूसरे लोगों को फिर करने का अवसर मिलता है। तो ये तुष्टिकरण की नीति जो अपनाई जा रही है, ये आने वाले समय में देश के लिए घातक है, और कांग्रेस के ये कल्चर में है। और इन्होंने जो इतने वर्षों तक जो शासन किया वो सिर्फ तुष्टिकरण की नीति के आधार पर ही उन्होंने किया था, और इस बात को जनता समझ चुकी है। जनता विकास चाहती है, और देश का कल्याण चाहती है, राष्ट्रवाद चाहती है, देश की सुरक्षा चाहती है, और इसके अंदर नरेंद्र मोदी जी निश्चित रूप से काम कर रहे हैं। ये काम अगर वो कर लेते कांग्रेस के लोग, तो आज शायद उनकी इतनी पूरे देश के अंदर जो उनकी ही सरकारें होती थी, एक छत्र उनका पूरा सब जगह था, लेकिन आज वो सिर्फ
गिनती के रह गए हैं, तो इससे स्पष्ट होता है कि कांग्रेस अपने जो मूल मंत्र या जो उनका सिद्धांत थे उनसे भटक चुकी है और भारतीय जनता पार्टी अपने सिद्धांतों को और अंत्योदय के नारे को लेकर आगे बढ़ रही है। इसीलिए जनता का आशीर्वाद और सहयोग मिल रहा है। थैंक यू। थैंक यू।